दौरान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 42 लीटर लाहन सहित 6 भट्टियों को किया नष्ट, आबकारी विभाग ने देवघाट पर की कार्रवाई। राजस्थान से होकर अमृतसर मुंबई ट्रेन चलाने की मांग सहित वॉशिंग लाइन को लेकर सौंपा ज्ञापन। ढिल्लो कॉलोनी के बाशिंदों ने किया आरयूबी निर्माण का विरोध, कहा नहीं होने देंगे रास्ता बंद। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का आईएमए द्वारा विरोध, मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए देवघाट पर देशी शराब बनाने के लिए चल रही कच्ची भट्टियों को तोड़ते हुए लाहन नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान 6 भट्टियां और 42 लीटर लाहन नष्ट किया गया। आबकारी विभाग की ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह की गई। शुक्रवार अल सुबह आबकारी विभाग की टीम पहुंची देवघाट, जहां आबकारी पुलिस की टीम ने 42 लीटर लाहन नष्ट करते हुए 6 भट्टियां भी नष्ट की हैं। गड्ढों में रखा लाहन और भट्टियों के पास सुलगती आग देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस के पहुंचने से पहले यहां शराब बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन पुलिस कार्रवाई के दौरान यहां कोई नहीं मिला और आबकारी की टीम ने लाहन और भट्टियां नष्ट कर दी। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आबकारी टीम ने गंगागढ़ में आकर के और करीब 42 लीटर लाहन और 6 कच्ची भट्टियाँ नष्ट करेगी और राज्य सरकार के आदेश की पालना में ये पूरी कार्रवाई की गई। आबकारी निरीक्षक कैलाश स्वामी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत आबकारी पुलिस ने गुरुवार को अमरपुरा थेड़ी में भी कार्रवाई की और देवघाट पर लाहन नष्ट की। ये आबकारी आयुक्त महोदय की तरफ से 1 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक आबकारी का अभियान है। अवैध मदिरा की रोकथाम है। तो एक देवघाट है, दूसरा अमरपुरा थेड़ी में। कल हमने अमरपुरा थेड़ी करके आए थे, आज देवघाट में गए। राजस्थान से होकर अमृतसर से मुंबई ट्रेन चलाने और हनुमानगढ़ से वॉशिंग लाइन सहित विभिन्न रेलों के विस्तार की मांग अब मुकर होने लगी है। इस संबंध में हनुमानगढ़ विकास मंच ने शुक्रवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर अमृतसर से मुंबई ट्रेन को राजस्थान के रास्ते चलाने सहित कई मांगे रखी। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन और राजस्थान से होकर अमृतसर से मुंबई जाने वाली ट्रेन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। शुक्रवार को इस बाबत हनुमानगढ़ विकास मंच ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजा। इस मौके उत्तर पश्चिम रेलवे जोनल रेल उपयोगकर्ता दात्री समिति के सदस्य रतनलाल लागोरी ने कहा कि हनुमानगढ़ में पहले वॉशिंग लाइन थी जो गंगानगर चली गई और हनुमानगढ़ को वॉशिंग लाइन से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ वॉशिंग लाइन का होना बहुत जरूरी है। अभी तक सबसे बड़ी जो समस्या है, कमी है, वॉशिंग लाइन की है। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन थी, लोको फोरमैन का दफ्तर था, सीडीआर का दफ्तर था। ये सारे दफ्तर हमारे माननीय सांसद महोदय की कृपा से गंगानगर चले गए। यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं रहा और ये अगर इसी रफ्तार से हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गति होती रही तो मुझे लगता है कि ये स्वरूपसर जंक्शन जैसा स्टेशन बन के रह जाएगा, जिसका नाम तो जंक्शन होगा, कोई गाड़ियाँ नहीं, कुछ सुविधाएं नहीं। ये है। मैंने सबसे पहले रेल सदस्य बनने के बाद रेल मंत्री जी को वॉशिंग लाइन के लिए पत्र लिखा, जिसका मेरे पास उनका मैसेज भी, दफ्तर से मैसेज भी आया। फिर मैंने जयपुर के लिए गाड़ी की मांग की कि ये क्यों बंद है, इसको क्यों नहीं जल्दी कंप्लीट किया जाता। तो उनका जवाब ये आया मेरे पास कि पहले फंड नहीं दिए थे, अब फंड दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इस मौके विकास मंच अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि हनुमानगढ़ से अमृतसर से मुंबई ट्रेन चलाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई जा रही है, लेकिन पता चला है कि पंजाब क्षेत्र में रेल लाइनों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो रही, इसलिए इस योजना में देरी हो रही है। अमृतसर को राजस्थान होकर मुंबई तक के रास्ते यात्रियों को पहुंचना बेहद आवश्यक है। अमृतसर से जालंधर, लुधियाना, धुरी, भटिंडा, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अहमदाबाद होकर मुंबई का रास्ता है। ये मार्ग दिल्ली कोटा के मार्ग से छोटा है, इसलिए समय और खर्चे की भी बचत होगी, जिससे यात्रियों को बेहद राहत मिलेगी।
हम अपनी बात कहने आए हैं ताकि पीयूष गोयल जी तक हमारी बात पहुंचा सकें और ये बता सकें कि हनुमानगढ़ को एक बहुत छोटा रूप ना दिया जाए, एक छोटा सा स्टेशन ना माना जाए। हनुमानगढ़ में काफ़ी जनसंख्या है, यहाँ के लोग जो है वो भी चाहते हैं कि बिजनेस रूप से, और श्रद्धा बहुत है ब्यास में, अमृतसर में। तो जो ट्रेन चलने जा रही है उसको वाया हनुमानगढ़ यहाँ से बॉम्बे के लिए जाए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से और श्रद्धा के रूप से हमें बहुत सुविधा होगी। हौजरी की मार्केट लुधियाना में है, पंजाब कवर होता है। हमारा जो मंच है हनुमानगढ़ विकास मंच है, चाहे कोई भी सरकार का विधायक जीतता है, हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि हनुमानगढ़ का विकास होना चाहिए। उसी विकास के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो परामर्श समिति के सदस्य हैं रतन लाल जी नगोरी, उनसे मिले और उनके ट्रेन के बारे में चर्चा करी। तो उनको हमने पूरा आश्वासन दिया कि हम हनुमानगढ़ विकास मंच आपके साथ है और हर तरह से हर लड़ाई के लिए हम लोग आपके साथ हैं। ओवरब्रिज के नीचे बन रहा अंडरपास निर्माण का काम इन दोनों रुका हुआ है। कारण है प्रस्तावित निर्माण के दौरान ढिल्लो कॉलोनी के एक गली का अवरुद्ध होना, यानी प्रस्तावित निर्माण से ढिल्लो कॉलोनी के बाशिंदे गली बंद होने से नाराज है और विरोध जता रहे हैं। ढिल्लो कॉलोनी के नागरिक अंडरपास निर्माण स्थल पर इकट्ठा हुए और विरोध जताए। आरओबी के नीचे बन रहा आईयूबी निर्माण ढिल्लो कॉलोनी के बाशिंदों के लिए परेशानी का सबब बना है। बताया गया कि निर्माण के दौरान ब्लॉक लगाने का काम पूरा हो गया, इसके बाद आईयूबी बनने से ढिल्लो कॉलोनी की एक गली बंद हो रही है। इससे नागरिक नाराज हैं। पार्षद कालूराम शर्मा के साथ अंडरपास निर्माण विरोध स्वरूप इकट्ठा हुए नागरिकों का कहना था कि गली बंद होने से उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके चलते वो इस तरह अंडरपास का निर्माण नहीं होने देंगे। अंडरपास के साथ उन्हें सर्विस रोड चाहिए। जनता बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गुस्से में है। वो ये चाहते हैं कि हमारे सामने आए। जो भी अभी आईएन जो बोल रहे हैं, पहले उन्होंने यही डिमांड की थी कि हम 100 फुट जगह लेंगे, ठीक है। अभी हमने उनको 50 फीट एक्स्ट्रा दे दी है जो कि हमारी गली से पहले आ रही है, लेकिन अभी वो 250 की डिमांड कर रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही तो गली है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है आने जाने के लिए। तो आपको पता है जनता तो क्रोध करेगी, फिर भी मनाते अगर हमारी गली रुकी तो हम तो विरोध करेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे गली का रास्ता नहीं रुकना चाहिए। हमारी कॉलोनी का अगर आराम से रास्ता दे रहे तो ठीक है, वरना हम ये अंडरपास बने ना बने हम रास्ता नहीं रुकने देंगे। जी सारी कॉलोनी जी 10 दिन बैठना पड़ जाए, अपने रोड नहीं रुकवाएंगे। हमारी कॉलोनी की बहुत महत्वता है। इंसान कहाँ से हवा में उड़ के जाएगा? टाइम कहीं गाड़ी ले जानी हो करनी हो तो कहाँ से लेके जाए? ठीक है, तो हमें ये रास्ता जरूरी है देना। ये जो अंडरपास बन रहा है, इस अंडरपास के लिए अधिकारियों के पास कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि पहले तो ये कह रहे थे कि हम क्या 1 फीट के ऊपर 10 फीट का स्लोप देते हैं, तो ये इसकी जो बक्से की गहराई है वो 10 फीट है। उस हिसाब से क्या है 100 फीट पर ये स्लोप आना चाहिए। और डॉक्टर साहब के सामने ये पहले बात भी हो गई थी कि भाई ये जो है गली बंद नहीं होगी। आज हमारे एजेंट साहब ये कह रहे हैं कि ये 222 या 224 फुट पर स्लोप देंगे। अगर वो 224 फुट पे स्लोप देते हैं तो हमारी गली बंद होती है और हम गली बंद होने नहीं देंगे। वहीं पार्षद कालूराम शर्मा का कहना है कि ये मुद्दा उद्घाटन के समय भी उठाया गया था। उस समय ढिल्लो कॉलोनी के लोगों को आश्वस्त किया गया था कि उन्हें रास्ता दिया जाएगा, लेकिन अब अंडरपास निर्माण से गली बंद हो रही है। उनका कहना था कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। 6 महीने पहले इसका उद्घाटन किया गया था। उस टाइम अनिल जी अग्रवाल एजेंट साहब पूरा प्रशासन PWD का यहाँ था। उस टाइम लंबाई को लेकर थोड़ी हमारे मोहल्ले वासियों ने एतराज़ किया, जिसका डॉक्टर साहब ने मौके पर ही एक्शन बुला के कहा भी लंबाई कितनी आएगी। तो उन्होंने कहा भी जहाँ ब्लॉक डलेंगे वहाँ से 100-120 फुट तक लंबाई आएगी। अब जब ये खुद गया ब्लॉक डल गए, अब ये कह रहे 250 फुट तक इसकी लंबाई जाएगी। अगर 250 फुट जाती है तो हमारा ढिल्लो कॉलोनी का रास्ता बंद होता है, उसको लेके हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब आपने पहले 100-120 फुट कहा था तो वहीं तक इसकी लंबाई की जाए। वहीं इस संबंध में PWD के एजेंट का कहना है कि ओवरब्रिज पर बढ़ते ट्रैफिक के चलते रेलवे की नई नीति के तहत आरयूबी निर्माण आमजन की सुविधा के लिए करवाया जा रहा है। उन्होंने रेलवे द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति के तहत दिए जाने वाले रास्ते के बारे में भी बताया, लेकिन नागरिक उस पर राजी नहीं है। उनका कहना है कि दूसरी तरफ सर्विस लाइन से जोड़ने की मांग की जा रही है, लेकिन यह भी संभव नहीं। एएन ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये मोहल्ले की और आम जनता की डिमांड को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 करोड़ 67 लाख की लागत से एक यहाँ पे आरओबी के साथ में सर्विस रोड के ऊपर आरयूबी सैंक्शन किया था। और आजकल रेलवे की नई नीति है, उसके अंदर यही है कि जितने भी आरओबीज हैं उनके पास में एक आरयूबी का प्रोविज़न रखा जाए, ताकि जो छोटे साधन हैं, पैदल यात्री हैं और अपने कैटल क्रॉसिंग के लिए सबके लिए वो एक सुविधा हो जाए और वो छोटे साधन सारे नीचे से निकल सकें।
हमारे यहाँ पे वैसे भी ये मार्केट के अंदर होने की वजह से पहले ट्रैफिक का बहुत कंजेशन रहता है इसके ऊपर, इसलिए भी रेलवे और जो स्थानीय प्रशासन है सबने इसको उचित मानकर इसकी फिजिबिलिटी दी थी। इसके अंदर अपने 5.5 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊंचा बॉक्स जो है इसमें लगाने के लिए अपना प्रोविजन लिया था। उसका मेन पर्पज़ यही था कि जो अपने सामान्य कार, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर का ट्रैफिक है वो एक आने के लिए और एक जाने के हिसाब से 5.5 मीटर मैक्सिमम साइज़ है रेलवे द्वारा, तो उतना चौड़ा अपने इसको प्रपोज किया था और उसके बॉक्स पहले कास्ट हो गए थे और अपने बॉक्स लॉन्च भी कर दिए थे। अब इसमें हालांकि उद्घाटन के समय भी लोगों ने ये डिमांड रखी थी और अभी एक गली है यहाँ पे एक ढिल्लो कॉलोनी की बगल में कॉलोनी की, तो उसको लोगों की मांग है कि इस गली को खुला रखा जाए। तो हमने तो इनको जो अल्टरनेट दिया था वो ये था कि इसके अंदर जो रेलवे के साथ GAD स्वीकृत हुई थी उसके हिसाब से 85 से 90 मीटर दूरी तक अप्रोच जाकर ख़त्म होनी थी, जिसमें से एक सिरा जो है लेफ्ट साइड से ट्रैफिक एक सर्विस रोड पे चला जाता और आने वाला ट्रैफिक सीधा सर्विस रोड से आ जाता। तो हमने भी कल नाप तोल किया है, उसके हिसाब से इनको प्रस्ताव दिया था कि इनके पीछे से एक गली कनेक्ट होती है, कभी इमरजेंसी में 4 व्हीलर आना हो तो वहाँ से आ जाए, और यहाँ हम 12-13 फुट इसको थोड़ा कर्व दे करके साइड में से रास्ता देने का प्रोविज़न सोच रहे थे, तो उसके लिए अभी ये लोग सहमत नहीं है। तो इनका जो कहना है कि इसको मोड़ के उस दूसरी सर्विस रोड पे ले जाया जाए। उस अब इनका कहना है कि जी साहब इनको कोई राजनेता लोगों ने कुछ कह दिया था कि यहाँ बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आधिकारिक रूप से किसी अधिकारी ने इसकी मैंने नहीं कहा था इनको। ये जरूर बात आई थी कि इन्होंने कहा था कि ये समस्या है, हमने कहा था इसका क्या वे आउट हो सकता है, ये अपने बॉक्स लॉन्चिंग के बाद में ही एग्जैक्ट पोजीशन देखेंगे, क्योंकि बॉक्स लॉन्चिंग की जो डायरेक्शन रहेगी उस डायरेक्शन के हिसाब से उसका टर्न देखना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग ब्रिज की फाउंडेशन देखनी पड़ेगी, गली की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, नाली है वो देखनी पड़ेगी, रेलवे की प्रॉपर्टी है, बिजली बोर्ड की तारें हैं, सारी चीज़ें देख कर ही अपने इसका समाधान निकाल। देखो इसमें चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, अभी हमने अप्रोच का काम इसीलिए शुरू नहीं किया है कि इसके अंदर जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा, जिसमें ज़्यादातर 100% लोग मान जाए ऐसा तो संभव नहीं होता कहीं भी, लेकिन अधिकतर जो लोग मान जाए और उनकी मतलब सहमति हो जाए, हम उस प्रयास को उसके लिए कर रहे हैं कि वो ऐसा कोई सोल्यूशन निकाल करके इसमें आम जनता का जो है फायदा हो जाता है। ऐसा अखिल भारतीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्देशानुसार डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस के रूप में मनाया। बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। हाथों में काली पट्टी बांधकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध कर रहे ये हैं डॉक्टर। इसको लेकर डॉक्टर्स के प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी भेजा है। उनका कहना है कि एक्ट में हुआ बदलाव डॉक्टरी पेशे के लिए घातक है और ऐसे में कोई भी अपने हिसाब से कार्य नहीं कर पाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इकाई हनुमानगढ़ अखिल भारतीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्देशानुसार आज काली पट्टी बांध करके अपना प्रोटेस्ट डे मनाया है यहाँ पे, और इसके लिए हमारे जो राज्य के अध्यक्ष हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने मिलकर के और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के अंदर जो मुख्य मांगें हमारी रही हैं, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसका भी उन्होंने अभी चेंजेस किए हैं, तो जिसमें स्टेट कंज्यूमर एक्ट के तहत उनको पावर दी है 1 करोड़ रुपए की और स्टेट के लिए 10 करोड़ की, और नेशनल लेवल के जो कंज्यूमर फॉर्म है उसको 10 करोड़ से ऊपर की इनडेफिनेट अमाउंट की पेनल्टी का प्रावधान किया है। तो ये एक हमारे पेशे के लिए बहुत ही घातक स्टेप है। इस तरीके से कोई भी नॉर्मल अवस्था में अपना कार्य करने के अनुरूप और कार्य नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स की नेशनल कमीशन बिल को लेकर भी मांग है। उनका कहना है कि आम आदमी के लिए ये ठीक नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से कोई भी डॉक्टरी नहीं कर सकता। इस बिल के हिसाब से साधारण परिवार का बच्चा डॉक्टरी नहीं कर सकेगा, यानी कि चिकित्सा शिक्षा महंगी होगी। इतना ही नहीं, ये मरीज विरोधी भी होगा, क्योंकि इस बिल में गैर वैज्ञानिक पद्धतियों का घोलमेल है। नेशनल कमीशन बिल की उसके अंदर हमारा ये मानना है कि उसके जो प्रावधान है वो आम आदमी के लिए कुठाराघात है। आम आदमी परिवार का बच्चा मेडिकल एजुकेशन लेने से वंचित हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन इतनी महंगी हो जाएगी कि उसके बलबूते की बात नहीं रहेगी, और दूसरा उसके ऊपर पूरा का पूरा सरकारी नियंत्रण हो जाएगा। तीसरा हमारा ये मांग है कि भी जो
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसकी भी हमारी पुरानी समय से मांग चली आ रही है कि इसके अंदर भी जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो इकाई एक एक डॉक्टर के अपना काम करने वाली इकाई हैं, उनको इस चीज़ से मुक्त किया जाए, उनके ऊपर किसी तरह का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लागू ना हो, जिससे कि भी वो एक आम जन के अंदर सस्ते के अंदर अपने उपचार को। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCom, ABST, MA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंगलवार 8 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी बैठक। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों, शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों सहित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पूर्व तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होने को कहा है। हनुमानगढ़ से कांग्रेस विधायक चौधरी विनोद कुमार की धर्मपत्नी विजय चौधरी एक बार फिर जनता के बीच में है। जी हां, इस बार वो विधानसभा चुनाव में मिली जीत के लिए लोगों का धन्यवाद करते नजर आ रही हैं और हर कार्यकर्ता से भी मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों के, जनता के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी है जनता को उनके साथ किए वादों को पूरा करने का, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक चौधरी विनोद कुमार की धर्मपत्नी विजय चौधरी एक बार फिर से जनता के बीच में है। जी हां, जनता का धन्यवाद करने वार्ड नंबर 44 पहुंची विजय चौधरी ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि कोई भी ऐसा काम हो जो कानूनी हो और संभव हो, उनकी पार्टी करेगी। इसके साथ साथ वो नगर परिषद के चुनाव में पार्षदों और चेयरमैन की महती भूमिका को भी बताना नहीं भूली। और मेरा बच्चा भी उम्र का सारा ने पहली तो नव वर्ष की बधाई हो, फिर दूसरी बधाई आवे कि चुनाव के अंदर सारा बड़ो अनुशासन हूँ, संयोग हूँ, संयमता हूँ, चुनाव लड़ियों की लड़ाई को नहीं, लड़ाई में कोई फायदा नहीं। और आजकल के युवा में थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा है, पर जो 8 युवा बैठे हैं वह सामने शान है जगह की शांतिपूर्वक मतदान करा। और वो एक जो आने वाला टाइम है, वो एक मिनी चुनाव आवेगो नगर परिषद। नगर परिषद में आपनो चेयरमैन, आपनो पार्षद होएगो, यदि आपनो चेयरमैन बनेगो, यदि आपनो विकास होएगो, आपने पैसा अपने पर लगावेगा, खिंचातानी कम होएगी और सारे सुख पाओगे। एक सड़क बने भी वहाँ पर सारा ही गुजरा, सारा ने आराम मिले। एक पार्षद हिस्सा हुए जिसको सारा ने सागे जोड़ के ले के सारे वार्ड को विकास करावे, जो सारा को विकास हो। तो सबको मैं धन्यवाद करूं कि थे सारा एकजुट हो गए, आपकी पार्टी ने बहुत समर्थन दियो और बहुत अच्छा वोटा जिता। दूसरी मैं थारे खातर शुभकामनाएं नए साल में आ करूं कि सब ने भगवान तंदुरुस्ती और व्यापार में वादो देवे, ताकि आप सारा परिवार के अंदर बैठ के अच्छी रोटी जीमा। तो तीसरो वो है कि जितो भी मैं थारे में आज आई हूँ, तो मैं थारा धन्यवाद करके सागे थारे करूँ सेवा भी थारी करन आई हूँ कि जो को भी काम कानून के तहत जो को आप कर सका वो काम कोई हुए तो मैंने जरूर बताइयो कि मैं थारो काम जरूर करूँ। विजय चौधरी ने कहा कि जो मुख्य मांग है वो है बंद हुई स्पिनिंग मिल, जो गरीब लोगों के जीने का सहारा है और हनुमानगढ़ के लिहाज से लोगों के लिए रोजगार भी। उन्होंने कहा कि इस काम को करवाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसको हम जरूर खुलवाएंगे। लोगों ने इतना प्यार और सहयोग दिया तो उनका आज हम धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि भाई एक तो निरंजन के पिताजी की मृत्यु हुई थी, घर पे कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो अपने बच्चे को थोड़ी सांत्वना देने आए हैं।
कार्यकर्ताओं ने समस्या दी है तो उसका समाधान करेंगे, जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी करेंगे। और कुछ समाधान तो साथ का साथ ही निकाल रहे हैं। जो होने वाला काम होएगा वो जल्दी आएगा, जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। स्पिनिंग मिल वाला है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर करेंगे ज़रूर, क्योंकि एक गरीब आदमी की पुकार यही होती है और इसीलिए वो भागता है, इसीलिए वो चुनाव में अपनी भागीदारी करता है कि हमारा काम करेंगे। तो उनकी शक्ति और इच्छा शक्ति पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। और वार्ड नंबर 44 और 45 के जो कार्यकर्ता थे काफ़ी संख्या में एकत्रित हुए तो उनसे मैडम मिली। मैडम के आगे उन लोगों ने समस्या रखी हुई, हमारा ये काम है। जैसे स्पिनिंग मिल मुद्दा है, स्पिनिंग मिल मुद्दे में मैडम ने बताया भी हम बात करेंगे विधायक जी से और विधायक जी से कह करके जल्दी इनका काम करवाने की कोशिश करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी मुख्य तौर से 2018 में हुई भर्ती में कर्मचारियों को सफाई कार्य में लगाने की मांग कर रहे हैं। इसी के तहत ज्ञापन देने गए कर्मचारियों के बीच कहासुनी भी हुई। लेकिन यदि जिसके अंगी काम नहीं करते वो तो सर वो तो सरकार को साहब की बात कौन समझे के ए पता के रोब दिखा रहे हैं भी पिछले अगले में सारे काट देंगे, एक तरह का रोब दिखा रहे हैं। रोब कोनी जी आज तक बरसों पे बैठे हैं, तेरा रहने दो सब रोब वाली बात नहीं है, रोब वाली बात नहीं, ये तो सबके लागू तो सबके लिए ये तो सबके देने वाली बात है। ये ना उसके लिए लागू है। तो पहले भी लिख के दिया था, ये गावी जी बोले एक आदमी बोलते रहो, मैंने तो पहले भी लिख के दिया था उसके बात करो भाई साहब। वेतन को एरियर कौन दियो सातों डेढ़ बड़ा गेट बिल बना के डेढ़ पास होगा दिए तो कोनी तो पास वे थोड़ी करेंगे, मारो काम थोड़ी, मारो बिल बनाने को काम है। तो मैं तो थार पे इल्जाम तो कौन लगाया हुआ थे, ये क्या किया मैं वही कहना है, मैं थार पे इल्जाम तो कौन लगाया भी थे कौन दिया, अरे पीएफ नंबर कौन दिया। हां ये है तो यह नगर परिषद के सफाई कर्मचारी जो आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। सफाई कर्मचारियों में इस बात को लेकर रोष है कि 2018 में भर्ती हुए कर्मचारियों को पद अनुरूप सफाई कार्य में लगाया जाए। इस दौरान कहासुनी भी हुई। दूसरा, सफाई कर्मचारियों द्वारा 7वें वेतन आयोग का लाभ देने और बकाया डीए आदि के भुगतान की मांग भी की गई। जो सफाई कर्मचारी 2018 की जो भर्ती हुई उसके अंदर जो कर्मचारियों को इधर उधर या अन्य कार्य पर लगा रखा है, उनको सफाई कार्य पर लगाने के लिए ज्ञापन दिया है और भी विभिन्न मांगे थी हमारी इसमें रखी हुई। वो सारी हमने आज कमिश्नर साहब को बताई। कमिश्नर साहब के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कभी इन सभी मांगों पर तुरंत से तुरंत। तो 7वां वेतन हमारा रोक रखे है, बे कौन दे रहा है, यादो दे यादो। एक डीए की किस्त है, एक में के नया आदमी ना मतलब भाई अंदर को नहीं बैठने दिया में भाई 12 सफाई करेगा है तो ए अंदर बिठा रहा थे बाना कड़ुआ वन तो एक थार लान तो मैं 3 दिन हो गया पहला ही कड़ुआ रखे तो मार लाना पुरानिया ना कड्डा है तो मार लाना कड्डा तो एक है 12 रहेगा। एडीएम प्रभाती लाल ने 10 जनवरी को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारियों को राजस्थान संपर्क सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की संपूर्ण प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही उन्हें अपने विभाग के अधीन सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर पर संबंधित ब्लॉक के अटल सेवा केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए पाबंद करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिले के समस्त विधायकों सहित जिला प्रमुख को जन सुनवाई में उपस्थित होने का आग्रह किया है। समाज में महिलाओं पर बढ़ती अत्याचार, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं के बीच जरूरी है ठोस कदम। ठोस कदम कुछ इस तरह की कि इन घटनाओं पर शुरुआती समय में ही बढ़ने पर रोका जाए ताकि आगे चलकर यह समाज के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा न होने दे। इसके लिए जरूरी है समाज में जन जागरूकता। इसी के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन एनएसएस शिविर के दौरान पहल करते हुए बालिकाओं को समाज सेविका सुमन चावला ने जागरूक करने का प्रयास किया। पहनेंगे टाइट ड्रेस पहनेंगे तो वो आप एक इनविटेशन दे रहे हो किसी को। हमारे बॉडी पार्ट्स नहीं दिखने चाहिए। अभी अच्छी ड्रेस पहने, प्रॉपर पहने। मैं ये नहीं कह रही अच्छी का मतलब ये नहीं है कि कपड़ा बहुत बढ़िया हो, बल्कि उसको ढका हुआ बॉडी आपका होना चाहिए। इस शालीनता से जो कपड़ा, शालीनता से। दूसरा, जब आप चलते हो, आप अपनी गली में से जाते हो, लोग आपको देखते हैं तो एटलीस्ट चलने के स्टाइल से होना कि इसमें सशक्त लड़की है, किसी की परवाह नहीं करती, अब इधर उधर देखने को जाए, आराम से चलो तो लोग पहचानते हैं आपको। और घर में भी आपको तभी पूछा जाएगा जिस दिन आप शालीनता, क्योंकि लड़की की जो मैंने देखा कि किसी की लड़के की पहचान जवानी में, लड़की की पहचान भी इसी जवानी में होती है।
लड़के की बुढ़ापे में होती है, लड़की की पहचान जवानी में होती है, सादगी में। में वो किस तरीके से बिहेवियर करती है, किस तरीके से आप, यदि फर्क तो माँ बाप को पता चलता है, आप नंबर लेके जाती हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छी हो, तो आप ना वो लोग नोट करते हैं। आपको खुद को हो सकता है ना पता चले, लेकिन लोग नोट कर लेते हैं ये लड़की के हाव भाव कैसे हैं। उन पर भी अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थी समाज सेविका सुमन चावला, पेशे से प्रोफेसर रह चुकी। सेठ राधाकिशन बालिका विद्यालय में एनएसएस शिविर के दौरान सुमन चावला ने बालिकाओं को समाज के तौर तरीकों सहित खुद को सशक्त बनाने की सीख दी। आपने सुना कि किस तरह उन्होंने बालिकाओं को सशक्त बनकर खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की नसीहत दी। शिविर के दौरान बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं शिविर में सखी सेंटर से पहुंची एडवोकेट ममता ने सखी सेंटर पर महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सखी सेंटर पर परामर्श, पुलिस, विधिक, चिकित्सा व आश्रय उपलब्ध करवाया जाता है। पीड़ित महिलाओं को 5 सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं जो आपको कंप्लेंट दी है ना, इनमें लिखी हुई है। और ये हेल्पलाइन है हमारे जो 24 घंटा ऑन चालू रहती है। 24 घंटे हमारे यहाँ स्टाफ रहता है। यहाँ हम 5 सुविधाएं देती हैं: परामर्श सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, विधिक सहायता और अस्थायी आश्रय। अस्थायी आश्रय के अंदर हम उनको टोटल 5 दिन का आश्रय देते हैं। और हमारे पास ऐसी औरतें आती हैं जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उनको मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा और आगे कुछ नहीं दिखता। उनकी हम धीरे धीरे काउंसलिंग करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको जीने का हौसला देते हैं। एक औरत हमारे पास अभी आई थी, जो दिक्कत जो हमारे पास केस आते हैं ना, वो डोमेस्टिक वायलेंस की है। डोमेस्टिक वायलेंस की कोई एक परिभाषा नहीं है, उसको सीमित नहीं कर सकते अपने, मतलब ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उसमें है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घर की पत्नी है जो पति से पीटती है, मार खाना हो गया, उसमें आर्थिक भी हो गया, मानसिक भी हो गया, उनका शारीरिक शोषण जो हो गया, सारी ये चीज़ें क्या आती है, डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। सबसे ज़्यादा हमारे पास सखी सेंटर में अब तक 1.5 साल में कम से कम 450 केस दर्ज हुए, जिनमें से 200-250 केस जो है सारे डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है। जैसे हमारे साथ छेड़खानी होती है, हमें दूसरों जैसे हमारे चाचा ताऊ हमारे जैसे छेड़खानी हमें शुरू स्टार्टिंग से घर से ही होती है। हमें मतलब उनके प्रति हमें कोई बुरा मतलब कि अलग से छेड़खानी करे अलग, वैसे मतलब कि 2 तरीके से होती है, एक अच्छा और एक बुरा। मतलब कि जो अच्छा छेड़खानी करता है वो तो मतलब सिर तक ही रहता है, और मतलब कि जो बुरा छेड़खानी करता है वो सिर से नीचे तक हो जाता है, तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए। हमें इनके द्वारा हमें माता व पिता की जानकारी हमें देनी चाहिए। और मतलब कि जो साइबर कानूनी है, मतलब कि हमें नेट से जो भी व्हाट्सएप वगैरह जो करते हैं, हमें उनकी जानकारी हमें माता पिता को देनी चाहिए। स्कूल में सुमन चावला मैम आए थे, उन्होंने हमें एक लड़की के बारे में बताया कि एक लड़की को कैसे समाज में रहना चाहिए, एक लड़की को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उस हर एक उन्होंने हमें बताया कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि जब कोई क्राइम शुरू होता है तो वो लगभग अपने घर से ही शुरू होता है, और इससे लड़के को बचाना चाहिए। सबसे पहले उसे इसकी इन्फॉर्मेशन अपने माता पिता को, फादर्स को या अपने नियर बाई जो भी है उनको देनी चाहिए। और इससे हमारा ये लाभ है कि हम समाज में अपनी इज्जत के साथ रह सकते हैं। हमें इससे ये लाभ है कि अगर हमें कल को कोई भी छेड़छाड़ करता है तो इससे हम सुरक्षित हैं। सखी सेंटर हमारे लिए इसलिए उपलब्ध करवाया गया है जिसमें महिलाओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं उनको रोका जाए, और जो जो आजकल अत्याचार बढ़े जा रहे हैं उनको रोकने के लिए किया जा रहा है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर सखी सहेली वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें औरतों या महिलाओं या किसी भी बच्ची हो या जो भी हो उनको सहायता दी जाती है। किसी भी तरह का घर में अत्याचार हो, बाहर अत्याचार हो या सड़क पर हो, किसी भी अत्याचार को रोकने का प्रयास किया जाता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।